हेलो एवरीवन, फिफ्थ फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं वीनस जैन, आपकी इस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 के पीवाईक्यूज। आज वो टॉपिक लेकर आ गया हूं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, सो बेसिकली फ्लूइड्स में हम बात करें पहले सवाल की। तो पहला सवाल बोलता है वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन, द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द water columns in vertical tube is 5 centimeter and the area of cross section at A and B are 6 and 3 centimeter respectively. The rate of flow will be in centimeter cube per second. ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे अपने को, दोनों पे लेवल का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अपन कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं कि पूछा भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही है, राइट। सो सबसे पहले तो आप देखो, मुझे बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है, ये सबको क्लियर है। सो बर्नौली इक्वेशन कहती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब क्योंकि मैं यहाँ पर ही रेफरेंस मान लेता हूँ तो H1 H2 जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब H1 H2 दोनों सब बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2, है ना, यहाँ पे B है, 2 लिख रहा हूँ वो PB हो जाएगा, ये PA प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, करेक्ट। चलिए, अब अपने को पता है कि यार यहाँ पर प्रेशर कितना है। अगर इन दोनों का P2, जैसे ये वाली हाइट अगर H1 है, ये वाली हाइट अगर H2 है, सो आई कैन राइट P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 माइनस V1 का होल V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। अब P1 माइनस P2 क्या है? बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस के लिए आपने हाइट दे रखी है यहाँ पर, डेल्टा एच कितना दे रखा है? डेल्टा एच दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा अपना रो जी एच 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें V2 V1 नहीं पता, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के हमें V2 V1 में रिलेशन लाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एरिया कितना है? 6 है। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आप देखो V1 V2 में मेरे पास रिलेशन आ गया 2 V1 इक्वल टू V2। तो जहाँ पर V2 लिखा है वहां पे अपन 2 V1 से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सब सेंटीमीटर में है, तो ये जो G की वैल्यू है, इसको एक काम करते हैं, 10 की जगह अपन क्या डाल देते हैं? 1000 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, हाँ, तो 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, मतलब 100 का, तो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, ये 2 उधर चला गया। V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू कितनी है? 2V1, तो 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, या क्या है बस 3V1 स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 4 जीरो आ गए। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास V1 आया है वो आया है 100/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ फ्लो, मतलब दे आर आस्किंग A1 V1 की वैल्यू। तो एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये हो जाएगा अपना, तो मेरा आंसर आ गया 600/√3। आप चाहो तो उसको 200√3 भी लिख सकते हैं, और यूनिट आएगी अपने पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Surface tensions of two liquid having same density T1 and T2 are measured using two tubes of inner radius R1 and R2, where R1 is greater than R2. Liquid heights are H1 and H2. Ignore weight above meniscus. The height and surface tensions satisfy the relation. अब आप सबसे पहले एक चीज देखो कि यहाँ पर दे रखा है कि दोनों लिक्विड है और दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है। तो बच्चों को सबसे पहला कंफ्यूजन ये आता है कि भैया सेम डेंसिटी है, मतलब सेम लिक्विड हो गए तो सरफेस टेंशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कई बार कि दो लिक्विड्स हैं, उनकी डेंसिटी सेम हो, बट इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस हो वो अलग अलग हो, तो उनके कारण उनका जो सरफेस टेंशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको दे रखा है कि इनर रेडियस जो यूज किया उन्होंने कैपिलरी में वो R1 R2 है, और R1 बड़ा है R2 से। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो RH रो G/2 cos थीटा, ये होता है अपना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, जिसको अपन यहाँ पे T लिखा हुआ है, राइट। RH रो G/2 cos थीटा, करेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि आप देखो R इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय हाइट, करेक्ट। अब ये चार ऑप्शन हमें देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली दिखा हुआ है कि R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है R2 से, इट मींस T1/H1 यहाँ पे क्लियरली बड़ा है कहाँ से? T2/H2 से, करेक्ट।
T1 बाय H1 किससे बड़ा है? T2 बाय H2 से। चलो तो अब रिलेशंस देख लेते हैं, सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। सबसे पहले देखो, अगर T1 T2 बराबर हो गए, T1 T2 अगर बराबर हो गए तो H2 बड़ा हो जाएगा H1 से, ये सही है। अगर T1 T2 बराबर हो गए तो ये दोनों कहीं बराबर हो ही नहीं सकते। अगर T1 T2 बराबर हो गए तो ये H1 बड़ा हो ही नहीं सकता। लास्ट वाले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि H1 बड़ा है H2 से, तो T1 T2 ये T2 बड़ा होगा T1 से। एक काम करो, मैं इसको T1 बाय T2 के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा H2 बाय H1, H2 बाय H1 इज ग्रेटर देन T2 बाय T1, करेक्ट। अब मैंने बोला कि भाई T2 बड़ा है T1 से, तो ये जो है नंबर है T2 T1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसी बात है कि यहाँ पे H2 बहुत बड़ा होना चाहिए 1 से, H2 काफी बड़ा होना चाहिए 1 से, है ना। तो यहाँ पे उल्टा लिख रखा है ये, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। H2 बड़ा होना चाहिए H1 से, या H2 बाय H1 का रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। The terminal velocity of a metallic ball of radius 6 cm in a viscous fluid is 20 cm per second. The terminal velocity of another ball of same material radius 3 mm in same liquid will be. ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/9 r square g, राइट, सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, ठीक है। इट मींस क्योंकि मटेरियल सेम है, लिक्विड सेम है, विस्कोसिटी सेम है, ये सेम है, 2/9 तो बचपन से ही सेम होता है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल आ गई मेरे पास r स्क्वायर की। सो आप देखो, जब रेडियस मेरी 6 है तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 20, और जब रेडियस 3 है तो टर्मिनल वेलोसिटी vt हो जाएगी, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कितना हो गई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, मेरा आंसर आ गया 20/4 दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 5। तो चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। Pressure of fluid is exerted only on a solid surface in contact, as the fluid pressure does not exist everywhere in a still fluid. And second statement is excess potential energy of the molecules on the surface of liquid when compared to interior results in surface tension. देखो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, दोनों सही है, या पहला फॉल्स है दूसरा सही है। अब देखो हमें पता है कि जो फ्लूइड है किसी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर ही, मतलब बाहर ही प्रेशर हो, अंदर प्रेशर नहीं हो, हर पॉइंट पे प्रेशर होता है। और अगर मैं किसी पॉइंट पे वेरी करता हूँ तो जो वेरिएशन होता है वो ट्रांसफर भी हो जाता है, ऐसे कैसे, करेक्ट। तो पहला वाला स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है तो साफ साफ गलत है कि भाई अंदर वाले पॉइंट पे कोई प्रेशर नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं, सब पॉइंट पे प्रेशर होता है। दूसरा है कि जो सरफेस टेंशन होता है, ऑब्वियसली सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो वही ज्यादा होती है ना, और यही कारण होता है सरफेस टेंशन का, तो ये सही है। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A cylindrical tube AB of length L closed at both the ends contain an ideal gas of 1 mole having molecular weight m. The tube is rotated in horizontal plane with constant omega, angular velocity omega, about an axis shown here, है ना, perpendicular to AB. If PA and PB are the pressure at point A and B, then आपको रिलेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन PA and PB, रिलेशन बिटवीन PA and PB, ठीक है, P और PP में रिलेशन बताना है आपको। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर करना क्या है अपने को, मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरी गैस भरी हुई है जिसका टोटल मास कितना है m है, ठीक है। तो किसी x दूरी पर जाकर मैं छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी लेंथ अपन dx ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा अगर प्रेशर P मान लिया मैंने तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा P प्लस dP, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे रॉड घूम रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरह से। तो नेट फोर्स भी कहाँ होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, इसलिए मैंने ये जो यहाँ पे प्रेशर लिया वो P प्लस dP लिया है। अब आप देखो ध्यान से, आई कैन राइट नेट फोर्स इज P प्लस dP into A minus PA, this is my net force, equal to mass into centripetal acceleration, करेक्ट। छोटा सा फोर्स निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास dP into A
इक्वल टू मास को लिख रहा हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू, और सेंटीमीटर का एक्सेलेरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ओके, ये एरिया से एरिया चला गया। अब देखो यहाँ पर डेंसिटी के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, ये दे रखा है कि गैस है, उसका एक मोल है, मोल एक है, और डेंसिटी मोलिकुलर वेट m दे रखा है। सो हमें अब हमको क्या करना है, ये डेंसिटी हटाना है। आई नीड अ रिलेशन बिटवीन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि डेंसिटी का क्या फंक्शन है, क्या वेरिएशन हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम के साथ। सो आई एम यूजिंग PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर N1 दे रखा है, और मास ये जो है बेसिकली वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख रहा हूँ मैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन डेंसिटी रख देते हैं। और मास कौन सा है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं अपन, RT, n कितना है 1। सो PM इक्वल टू रो RT हो गया, तो PM बाय RT इक्वल टू रो, तो रो की जगह पे क्या रखूंगा अब मैं, PM बाय RT, है ना। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ये कांस्टेंट नहीं है भाई, है ना। सो PM बाय RT ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx dp। ठीक है, एक काम करते हैं, dp अपॉन p लिखते थे, इसको p नीचे ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स एक साइड ले आते हैं। अब ये सब तो कांस्टेंट है, m r t ओमेगा स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो, और x इक्वल टू 0 से l तक जब 0 है तो प्रेशर कितना है PA, और ये है प्रेशर PB। 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा ln x ln p, लिमिट डलेगी PA से PP। m ओमेगा स्क्वायर बाहर, RT बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डलेगी 0 से l। सो log m माइनस log n, log m by n, सो PB अपॉन PA इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2RT l स्क्वायर, राइट। m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2RT। सो मेरे पास प्रेशर आ गया B पर, एक काम करता हूँ उसको एक्सपोनेंशियल में ले आता हूँ, है ना। तो PV अपॉन PA इक्वल टू e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2RT। सो PV आ चुका है मेरे पास, इट इज PA e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2RT। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A small metallic sphere of diameter 2 mm and density 10.5 gram per centimeter cube is dropped in a glycerine having viscosity 10 points and density 1.5 gram per centimeter cube. The terminal velocity attained by the sphere is। आपसे terminal velocity पूछिए। So terminal velocity का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r square g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। अब आप देखो यहाँ पर सब कुछ आपको ग्राम सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ CGS यूनिट यूज करता हूँ। जब मैं CGS यूनिट यूज करूंगा तो मेरा आंसर भी CGS में ही आएगा। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे डायमीटर कितना रहेगा 1 mm, तो रेडियस डायमीटर 2 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मेरे पास 1 mm। और अगर रेडियस 1 mm हो गया तो इसको मैं सेंटीमीटर में यूज करूंगा 0.1, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगा मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब टर्मिनल लॉस निकालना है, सब कुछ CGS में पुट कर देते हैं, तो यूनिट का टेंशन नहीं खत्म। CGS में ईटा को अपन पॉइंट्स में रखते हैं, वरना आपने को उसको कन्वर्ट करना पड़ता। रेडियस 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 कितना है 0.1 स्क्वायर जी होता है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये होता है 10, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 1000, फिर 10.5 माइनस 1.5, 10.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया अपना 9.5, 9.5 कट गया, 10 में से 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, तो क्या मेरे पास 2/100 इंटू 100, ये भी कट गया, मेरा आंसर आ गया 2, लेकिन CGS यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड। द टर्मिनल स्पीड इज 2। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A cylindrical block of mass capital M, area of cross section A, is floating in a liquid of density about its vertical axis. When depressed in with its axis vertical, when depressed in the liquid and released it, it starts out.
तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A cylindrical block of mass capital M and area of cross section capital A is floating in a liquid of density about its axis vertical. When depressed in liquid and released, it starts oscillating. The time period of oscillation will be. क्या दे रखा है कि इसकी जो एक्सिस है ये वर्टिकल है और इसको पानी में रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है इसकी मान लेते हैं अपन, कुछ सिग्मा मान लेते हैं, इसकी रो मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इसका मास अपने को m दे रखा है। अब मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर अभी हाइट कितनी डूबी हुई है, कुछ h हाइट डूबी हुई है, ठीक है। अगर ये h हाइट डूबी हुई है तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सिग्मा इंटू वी इंटू जी रो इंटू वी इमर्ज्ड इंटू जी होगा, है ना। बायन्स फोर्स किस पे लगेगा, सिर्फ इमर्ज्ड वॉल्यूम पे। तो इसका अगर टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ इसकी L ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये जाएगा AL इंटू जी इक्वल टू रो H इंटू A इंटू जी, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ए जी कट गया, मेरे पास सिग्मा L इक्वल टू रो H आ गया, एक रिलेशन इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, इन दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया। अब क्या किया मैंने, इसको फर्दर अपन ने x और डिस्प्लेस किया। मान लो जब अपन इसको और x डिस्प्लेस करेंगे नीचे की तरफ, तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स, है ना। बट हम क्या करते हैं, जिस दिशा में डिस्प्लेस करते हैं उसी दिशा में नेट फोर्स लिखते हैं। मतलब अब मैं नेट फोर्स नीचे लिखूंगा, तो नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है एक तो ग्रेविटी का फोर्स mg और एक लग रहा है बाइंड फोर्स। क्या यही नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, करेक्ट। जिस दिशा में डिस्प्लेस करो उस दिशा में नेट फोर्स लिखना, ठीक है। तो ऐसे की कंडीशन बढ़ जाती है इससे। तो फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स तो अभी भी उतना ही लगेगा, mg, उसको तो कोई चेंज होना ही नहीं है ना। ये mg लगने वाला है, मतलब सिग्मा AL इंटू जी। लेकिन बाइंड फोर्स चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जहां पहले हाइट h थी अब वो h प्लस x हो गई है। तो ये आ गया मेरे पास रो इंटू h प्लस x इंटू a इंटू जी। दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो यहाँ पर मैं सिग्मा ए एल जी माइनस रो एच ए जी माइनस रो ए एक्स जी, ये तो कट गया क्योंकि ये दोनों तो बराबर, तो ये तो पूरा कट गया। मतलब जो एक्सेलरेशन आया है मेरे पास वो आया है रो ए एक्स जी डिवाइडेड बाय एम और विद नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है पता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है और x a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब ये एसएम है, करेक्ट। अब सोचिए एसएम है तो इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं अपन, तो ये जगह माइनस रो ए जी बाय एम हो गया। तो क्या ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, ओमेगा आ गया रो ए जी बाय एम। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m by rho a g। I hope this is crystal clear to you। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 64 drops of radius 1 mm each falling down with a terminal velocity of 10 cm per second coils to form bigger drop। The terminal velocity of bigger drop is आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो बाय ईटा। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होती है r² के, बाकी सब तो सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि मुझे बड़ी वाले ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है डिवाइडेड बाय छोटी वाले ड्रॉप जिसका टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, ये दे रखा है अपने सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू बड़े वाले का रेडियस r मान लेता हूं मैं, छोटे वाले का रेडियस कितना है स्मॉल r है, ये दे रखा है स्मॉल r 1 mm, यहाँ पर आपको दे रखा है ये 1 mm है, इसका स्क्वायर है। अब एक्चुअली मुझे कैपिटल R चाहिए, अगर मुझे कैपिटल R मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैपिटल R कैसे निकालेंगे, देखो भाई उन्होंने बोला कि जो छोटी छोटी 64 ड्रॉप है उनका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई जिसका रेडियस कितना हो गया वो कैपिटल R। तो मेरे पास R कितना आ गया, ये 4R, कैपिटल R आ गया मेरे पास 4R, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास कैपिटल R इक्वल टू 4R, इधर अपन डाल दो 4 mm, ये कट जाएगा 16, मेरा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A cubical block of density 600
floats in a liquid of density 900 if height of the block is 8 centimeter, height of the submerged part is, कितना पार्ट डूबा है. So we know that कि जो weight of the liquid है ना, बायएंड फोर्स उसको बैलेंस कर रही होगी. सो अगर मैंने एक बॉडी मान ली जिसमें इसका हाइट h है और जो डूबा हुआ पार्ट है उसकी हाइट h मान लेते हैं, तो जो बायएंड फोर्स है वो इस वॉल्यूम पे लगेगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम पे, और ग्रेविटी जो लगेगी नीचे की तरफ वो तो उसमें टोटल हाइट लेंगे अपन, टोटल वॉल्यूम लेंगे mg, है ना. बायएंड फोर्स ऐसा लगेगा ऊपर. सो mg इज इक्वल्स टू बायएंड फोर्स. mg को लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 600 इंटू एरिया इंटू टोटल हाइट h इंटू g इक्वल टू 900 इंटू एरिया इंटू सबमर्ज्ड हाइट इंटू g. ठीक, बाइंड फोर्स कितना गया, रो बी जी. तो ये कट गया, ए जी से ए जी कट गया. आपको कैपिटल H दे रखा है और ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 3 से गया तो ये 2 जाएगा, 2/3h इक्वल टू स्मॉल h. हाइट दे रखी है आपको कितनी, 0.8. सो मेरा आंसर आ गया 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 0.8 है डिवाइडेड बाय 3. सो 16/3 इज द करेक्ट आंसर सेंटीमीटर में. 16/3 मतलब 5.3 अप्रॉक्स, राइट. 5.3 ले लो, हाँ सही, 5.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट. तो आइए देखते हैं अगला सवाल. A soap bubble of surface tension 0.04 Newton per meter is blown to a diameter of 7 centimeter. If 1500 minus x microjoule of work is done in blowing it further to make its diameter to 14 centimeter, then the value of x is. अब आप देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल है, अपने को सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर. सो वर्क डन क्या होगा, बेसिकली चेंज इन एनर्जी. लेकिन याद रखना यहाँ पर ये सोप बबल है, करेक्ट. एक्चुअली में जो सरफेस एनर्जी होती है वो होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, राइट. और ये मेरा क्या हो जाएगा, यही वर्क डन है. बट यहाँ पर सोप बबल है तो जो एरिया है वो अपन स्फीयर का लेंगे 4πr², और सरफेस अंदर भी होगी और बाहर भी होगी, तो वर्क डन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो सरफेस टेंशन इनटू 2 इंटू 4π R फाइनल स्क्वायर माइनस R इनिशियल स्क्वायर, ये अपना वर्क डन आएगा, करेक्ट. सो वर्क डन कितना हो गया मेरा, 8 इंटू पाई इंटू सरफेस टेंशन इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. अब वैल्यूज डाल देते हैं अपन, ठीक है. सो 8 पाई कितना 22/7, सरफेस टेंशन कितना रखा है 0.04, 4/100, राइट. रेडियस कितना है इधर 14 सेंटीमीटर, सो 14 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, राइट. और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप एक काम करो, 4 जीरो से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है. नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वर्क डन निकल के आएगा 3696 माइक्रोजूल, 3696 माइक्रोजूल. बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है आपसे. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप 1500 माइनस एक्स की वैल्यू बताओ. सो 1500 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3696 माइक्रोजूल, ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई मेरे पास 11304 माइक्रोजूल. दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. Physics, fun day. Physics, a fun day.